हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मोहब्बत है बस तुमसे कहानी का एपिसोड नंबर 54। सुनिए जी। राधिका जी ने किचन से निकलते हुए निकेतन जी को आवाज दी तो निकेतन जी ने अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखा और उनकी तरफ पलटकर बोले, कहिए जी। जाइए आदि को दूध दे दीजिए। उनकी बात सुनकर निकेतन जी ने दूध का ग्लास उठाकर कहा, क्यों तुम्हारे लाड साहब तुमसे रूठे हुए हैं क्या? नहीं, आज मेरे घुटने में जरा दर्द है, आप जाइए उसे दे दीजिए, वो थक गया है दिन भर का। निकेतन जी ने उन्हें देखकर सिर हिला दिया और बोले, तुम जाकर कमरे में आराम करो, मैं आदि को भी दूध दे दूंगा और खुद भी ले लूंगा। राधिका जी उन्हें देखती रह गई तो उन्होंने फिर से कहा, अरे जल्दी जाओ। उनकी बात पर राधिका जी सिर हिलाकर खड़ी हो गई और अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, देख लीजिए, जा रही हूँ, आप जाइए। जब निकेतन जी को पूरा यकीन हो गया कि राधिका जी चली गई तो वो अपना और आदि का दोनों का दूध ट्रे में रखे आदि के कमरे की तरफ बढ़ गए। अपने कमरे में आदि बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा था। उसके पास ही एक दवाई का ट्यूब पड़ा था। आदि का ध्यान कहाँ था, इसका अंदाजा उसके हाव भाव से साफ लगाया जा सकता था। क्यों ये लड़की मेरे दिमाग के इर्द गिर्द घूम रही है? क्यों इसका ख्याल जा नहीं रहा मेरे दिमाग से? ये बस उसके बारे में जानने के बाद उसके लिए सिंपैथी की फीलिंग है और कुछ नहीं। आदि, ज्यादा मत सोच। कहते हुए वो उठकर बैठ गया। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। उसने जब जाकर दरवाजा खोला तो सामने निकेतन जी को वो दरवाजे पर ही खड़ा हैरानी से देखने लगा। पापा जी आप? उसकी बात पर निकेतन जी ने उसे देखकर कहा, लगता है बाहर से ही जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। अरे पापा जी, आप आइए ना अंदर। कहते हुए आदि एक तरफ हो गया और निकेतन जी अंदर आ गए। तुम्हें पता है आदि, मुझे अब महसूस होता है कि मेरी वजह से तुमने अपने सपने का गला घोटा। अब सोचता हूँ कि अगर तुम शेफ होते तो शायद ज्यादा खुश होते। आदि की उन तस्वीरों को बड़े गौर से देखते हुए निकेतन जी ने कहा तो आदि उन्हें देखने लगा। पापा जी, मुझे सच में नहीं पता कि आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मैं शेफ होता तो खुश नहीं, बहुत खुश होता, मगर आपका बिजनेस संभाल कर भी मैं उतना ही खुश हूँ। भले ही ये मेरी मर्जी या मेरा सपना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम के साथ खुश हूँ। तो इस बात को बिल्कुल मत सोचिए और रिलैक्स रहिए। कहते हुए उसने दूध का ग्लास उठाकर उन्हें थमा दिया और खुद भी दूध पीते हुए सामने पीयूष के घर में नीचे वाले कमरे की जलती लाइट को देखने लगा। उस कमरे की खिड़की ऐसी दिशा में थी कि आदि अपने कमरे या खुली बालकनी से तिथि के कमरे का पूरा मुआयना ले सकता था। क्योंकि दोनों घरों में काफी दूरी थी तो बातों को सुनना तो लगभग मुश्किल ही था, लेकिन अगर ध्यान से देखे तो जरूर देखा जा सकता था। इधर पीयूष एकटक शालिनी को देख रहा था। उसने हौले से उसके चेहरे पर बिखरे बाल पीछे करते हुए बिल्कुल धीमी आवाज में कहा, दिन भर की थकान सिर्फ तुम्हें देख लेने से दूर हो जाती है शालिनी। पता नहीं कब तक तुम्हें ऐसे छुप छुप कर देखना पड़ेगा। चाहूं तो अभी तुम पर हक जमा सकता हूं, मगर नहीं चाहता कि तुम्हें जरा सा भी हर्ट हो। इसलिए भले ही इंतजार क्यों ना करना पड़े, मगर तुम्हें हर्ट करके तुम पर हक नहीं जताना। थोड़ी देर उसे देखते रहने के बाद जब पीयूष की आंखें नींद से बोझिल होने लगी, उस पर से दिन भर की थकान ऐसी थी कि चाहकर भी आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। शालिनी को अच्छे से कंबल उड़ाकर उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया। उधर से उठकर वो पीयू की तरफ आया तो उसके होठों पर हंसी ठिठक गई। पीयू खुद में सिकुड़कर सो रही थी और नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। पीयूष ने थोड़ा करीब आकर सुना तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके पास घुटनों पर बैठे वो ध्यान से सुनने लगा। बात, तुम एमपीपी से दूर रहो, वो बस पीयू के एमपीपी हैं। खबरदार जो तुम उनकी गोदी में चढ़े, पीयू तुम्हारे सिर के सारे बाल उखाड़ डालेगी। पीयू को बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई पीयू के मम्मा और एमपीपी के पास भी जाए। दूर रहो उनसे। वो सपने में ही खोई हुई किसी को डपटते हुए बोली तो पीयूष मुस्कुरा दिया। उसके सिर पर वो प्यार से थपकी देने लगा। पीयू को देखते देखते और थपकी देते देते पीयूष को पता भी नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। अगली सुबह शिमला में हल्की बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। अपने तय समय पर पीयूष की नींद खुली तो अपने सामने पीयू का चेहरा देखकर वो मुस्कुरा दिया। उसकी आंखें सुबह सुबह और छोटी लग रही थी। उस पर से उसके बाल बिखर कर माथे और गर्दन पर फैले थे। पीयूष ने धीरे से पीयू के माथे को चूमा और दूसरी तरफ सोई शालिनी को कुनमुनाते देखकर उसे दूर से ही फ्लाइंग किस करके बालकनी की तरफ बढ़ गया। पीयूष ने सीढ़ी से गार्डन में कूद लगाई और आसपास देखने लगा। जब उसे ये पक्का हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा तो वो सीढ़ी को उठाए एक तरफ रखने चला गया।
बर्फबारी होने की वजह से जमीन काफी ठिठुर रही थी। पीयूष को नींद तो अब आने से रही थी, तो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वो सिगरेट को होठों में दबाए कुछ सोच रहा था। उसका एक हाथ बालकनी की रेलिंग पर था, जिसमें वो अपना मोबाइल घुमा रहा था, और आंखें मानो सर्द भाव को समेटे गहरे समंदर की तरह थी। तभी उसके कमरे का दरवाजा नॉक हुआ। सिगरेट को अपने स्लीपर से रगड़कर वो अंदर आया और दरवाजा खोला तो सामने मयंक खड़ा था। ये तूने और तेरी बहन दोनों ने मिलकर सोचा है क्या? तूने पूरा बिजनेस शिमला शिफ्ट करने का डिसीजन ले लिया, तो वो जिद पर अड़ी है कि उसे भी यहीं रहना है, जबकि हमारा बिजनेस दिल्ली में है, ये जानते हुए भी। उसकी बात को पूरी तरह अनसुना करते हुए पीयूष अंदर आया और कबर्ड से अपने कपड़े निकालते हुए बोला, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ और वो तेरी बीवी है। तेरे लिए अगर हम दोनों की फीलिंग्स या हम दोनों से ज्यादा जरूरी बिजनेस है, तो जो तेरी मर्जी में आए वो कर। पीयूष बाथरूम के अंदर गया ही था कि मयंक ने दरवाजे पर लात मारते हुए कहा, तुम दोनों ही बच्चों की तरह जिद करते हो। अंदर अपने टी शर्ट को निकालते पीयूष ने यह सुनकर आंखें बंद की और सिर हिला दिया। बाहर कमरे में मयंक यहाँ वहां चहलकदमी कर रहा था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। शर्टलेस पीयूष बाहर निकला। मयंक ने उसे देखकर भी अनदेखा किया और सिर खुजाते हुए चहलकदमी करता रहा। पीयूष अपना टॉवल उठाकर वापस जाते हुए बोला, अगर ऐसे कमरे में दिन भर चल लेने से बिजनेस चलता, तो यकीन मानो दुनिया भर के बिजनेसमैन दिन भर सिर्फ कमरे में घूमते ही रहते। मयंक चिढ़कर पीयूष को मारने के लिए पलटा, मगर तब तक बाथरूम का दरवाजा बड़ी तेज आवाज के साथ बंद हो गया। वहीं तिथि एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए लॉन में आई तो उसकी आंखें सामने देख एकदम से बड़ी हो गई। क्या देखा ऐसा तिथि ने? क्या करेगा अब मयंक? शालिनी की नाराजगी कैसे करेगा पीयूष दूर? पीयूष दिल से कब अपनाएगी पीयूष को? क्या होगा आगे इनकी जिंदगी में? आदि और तिथि की गाड़ी कब बढ़ेगी आगे? जानने के लिए सुनते रहे मोहब्बत है बस तुमसे कहानी के आने वाले एपिसोड्स। और आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।